फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर द सेल एंड इट्स फंक्शन को आज पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म सेपरेट हुआ होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। एक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और आखिरी कार्बोहाइड्रेट्स। अब वाटर पे चलते हैं कि वाटर के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी मेनली 70 to 85% ऑफ वाटर से बनी हुई है, एक्सेप्ट फेट सेल्स। फेट सेल्स ऐसे सेल हैं जिसके अंदर वाटर नहीं पाया जाता। इसी तरह जो वाटर है वो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है, बाकी आपने पढ़ लेना है। अब जो आयंस हैं, आयंस में पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और जो कैल्शियम आयंस हैं ये हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होते हैं? ये इम्पल्शन में यूज़ होते हैं, इम्पल्स में। जो जितनी भी नर्व इम्पल्स है जो आखिर में लिखा हुआ है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स इन नर्व्स एंड मसल फाइबर्स में। आयंस का काम मसल कंट्रैक्शन में और इम्पल्स में सारा फंक्शन होता है। इसी तरह अब आगे देखते हैं तीसरी चीज़ को जो है प्रोटीन्स। आफ्टर वाटर मोस्ट एबंडेंट जो चीज़ हमारे पास बॉडी में पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है, विच नॉर्मली 10 to 20% ऑफ सेल मास बनाती है। ये प्रोटीन आगे दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरी फंक्शनल प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन पे जाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या चीज़ है? दे आर मैनली इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट दैट आर पॉलीमर्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसी तरह ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये आगे गिव्स राइज करती हैं टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आगे फर्दर हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, नर्व एक्सॉन, द माइटोटिक स्पिंडल्स ऑफ सेल अंडरगोइंग। बाकी चीज़ें आपने सब पढ़ लेनी है। इसके अंदर यहाँ पर फिब्रिलर प्रोटीन्स की बात हुई है जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, स्पेशली इन द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रोटीन्स पे चलते हैं जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। फंक्शनल प्रोटीन कम्बिनेशन से किसकी कम्बिनेशन से बनती है? ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म की कम्बिनेशन से बनती है। और बाकी जो इसका सबसे मेन फंक्शन है वो इट एक्ट्स एंड एंजाइम्स, इट हेल्प्स इन द केमिकल रिएक्शन, और जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शंस हैं उसमें ये हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मोबाइल इन नेचर होती है। और यहाँ अटैचमेंट की एक बात लिखी हुई है कि ये जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं ये अटैच हुए हुए होते हैं एडहेरेंट टू द मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल एंड कैटलाइज स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सेल्स के बिल्कुल इनसाइड वाले रीजन पे मौजूद होते हैं और जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शंस हैं उनको हेल्प करती हैं। कौन सी प्रोटीन्स? फंक्शनल प्रोटीन्स। आगे जाते हैं जी लिपिड्स। लिपिड्स जो हमारे पास हैं वो जितने भी जो फेट सॉल्वेंट डिजॉल्वेंट्स हैं उनको जो लिपिड जो बायलेयर हैं वो पास होने देती हैं। सो ये दे आर सॉल्युबल इन फेट सॉल्वेंट्स, ठीक है। बाकी जो लिपिड्स हैं इसके अंदर दो मेन चीज़ें, एक फॉस्फोलिपिड्स है और दूसरा कोलेस्ट्रोल है। फॉस्फोलिपिड्स आगे भी आएगा। फॉस्फोलिपिड्स एक इसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है, दूसरा इसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है। और इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल है इसको भी हम आगे पढ़ें। ये दोनों जो हैं ये टुगेदर फॉर्म्स 2% ऑफ टोटल सेल मास। अच्छा, इसी लिपिड्स के अंदर यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको हम न्यूट्रल फेट्स भी कहते हैं, जो बनाती हैं 95% ऑफ सेल मास, ठीक है। बाकी आपने लिपिड्स को पढ़ लेना है। अब आगे चाहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स पे। जैसे कि आप सबको पता है, एक पैराग्राफ आप पढ़ लेना। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि जो नॉर्मल बॉडी होती है उसके अंदर नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर 1% ऑफ टोटल मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर 3% ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जो लिवर सेल्स हैं उसके अंदर 6% ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाकी यहाँ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का लिखा हुआ है। ग्लूकोज जो है वो मोर सॉल्युबल फॉर्म है और जो ग्लाइकोजन है वो मोर इनसॉल्युबल फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, अब आगे जाते हैं जी सेल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सबसे पहले जो हमने मेम्ब्रेनियस की बात की थी, जितने भी मेम्ब्रेन हैं बाहर आउटसाइड द मेम्ब्रेन उनकी बात करते हैं। किन किन की मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम? जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसकी हम बात करेंगे। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी मेम्ब्रेनियस है, उसकी बात करें। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, सारों की मेम्ब्रेन की कंपोजिशन सेम है, उसको हम देखेंगे।
इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिपिड बाई लेयर है। जो लिपिड बाई लेयर है ये एक हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है, जिसकी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर आने से रोकती है और सिर्फ जो फेट सॉल्युबल चीज़ें हैं उनको ये अंदर आने देती है। बाकी आपने इसको एक रीड दे देनी है। अच्छा, अब जाते हैं जी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी थिकनेस कितनी है, 7.5 to 10 नैनोमीटर्स ये थिक है। अच्छा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर 55% प्रोटीन पाए जाते हैं, 25% फॉस्फोलिपिड, 13% कोलेस्ट्रॉल, 4% लिपिड्स और 3% जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, आगे इन्होंने बात की हुई है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास लिपिड बाई लेयर है और इसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा इसके अंदर मेन 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा स्फिंगोलिपिड्स और तीसरा कोलेस्ट्रोल। अब फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पेज पे समझा देता हूँ कि फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह एक इसका हेड है, ये नीचे इसकी टेल है। ठीक है, और इसी तरह ये टेल है इसकी और ये नीचे इसकी हेड्स हैं। जो इसका हेड है इस पे फॉस्फेट ग्रुप होता है जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। उसी तरह जो टेल है यहाँ हमारे पास फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब ये तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, लेकिन ये जो इनसाइड ये जो फैटी एसिड्स हैं दूसरी लेयर है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वाटर रिपेलिंग है। इसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल हमारे पास नहीं होते। तो इसके अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लें। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। इसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे जाते हैं जो कि हमारे पास है स्फिंगोलिपिड। अब जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हमें जितने भी हार्मफुल प्रोटेक्शंस हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ जितनी भी सिग्नल ट्रांसमिशंस हैं उसमें हेल्प करता है और इसके साथ साथ जितने भी एडहेरेंस हैं, मिलाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं मेम्ब्रेन के साथ, उसमें भी यही स्फिंगोलिपिड्स हेल्प करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप इस PAS से भी याद रख सकते हैं कि P फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, A फॉर एडहेरेंस एंड S फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन में ये स्फिंगोलिपिड्स हेल्प करते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं जी कोलेस्ट्रॉल में। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल 2 चीज़ें करता है, एक परमिएबिलिटी में हेल्प करता है, दूसरा फ्लूइडिटी में हेल्प करता है। ठीक है, ऊपर एक परमिएबिलिटी आ गया, दूसरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एज वेल। ठीक है, अब आगे जाते हैं जी इंटीग्रल एंड पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे जाते हैं। एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं और एक पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं? जो लिपिड बाई लेयर हैं उनसे क्रॉस करके जाती हैं, मतलब पास करके जाती हैं, और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो बाई लेयर के बिल्कुल बाहर पाई जाती हैं। अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या करती हैं और जितनी पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं। तो याद रखिएगा ये यहाँ से इंटीग्रल प्रोटीन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर टोटल 5 बातें लिखी हुई हैं जी। सबसे पहली ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी कि ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोर्स प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल चैनल्स और पोर्स, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारे पास होंगे फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरी चीज़ ये लिखी हुई है कि यही इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज अ कैरियर प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जितने भी कैरियर प्रोटीन्स हैं उसके लिए ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हमारे पास हेल्प करती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ लिखी हुई है कि ये एक्ट्स एज अ एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। चौथी चीज़ ये लिखी हुई है यही इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन ऑल्सो सर्व एज रिसेप्टर्स फॉर वाटर सॉल्युबल केमिकल्स। ये भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, हेल्प करती हैं, जो वाटर अगर कम हो जाए बाहर से वाटर को अंदर ले आती हैं।
और जो आखिरी चीज़ लिखी हुई है कि ये एज एन सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं, ठीक है, एज एन सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये 5 चीज़ें आप सीक्वेंस वाइज जाएँ उससे आपको याद हो जाएगी। और अगर मैं आपको इसी 5 चीज़ों का थोड़ा सा निमोनिक भी अगर बता दूं कि ये 5 चीज़ें आपने कैसे याद रखनी है, तो ये 8 स्टेप से आप याद रख सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, ठीक है, एस फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, एस टी फॉर ट्रांसपोर्ट, इट्स एक्ट्स एन एंजाइम, दे मैड पोर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स किस तरह हेल्प करती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स हमारे पास एज एन एंजाइम हेल्प करती है टू कंट्रोल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ है, आपने इसको याद रख लेना। अच्छा, अब आगे जाते हैं जी। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो है आपने याद रखनी है, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा देखें जी, कार्बोहाइड्रेट जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद है, या तो वो प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइको प्रोटीन बनाएगी, या यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलके ग्लाइको लिपिड्स बनाएंगी। तो इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं उसको हम प्रोटियोग्लाइकेन्स भी कहते हैं, और दे आर लूजली अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, थस द इंटायर आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी इवन हैज़ अ लूज कार्बोहाइड्रेट कोट, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अच्छा, इस ग्लाइकोकैलिक्स की हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस 4 प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं, एक ईरान के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी, इट हेल्प्स इन रिसेप्टर्स, इट अटैचेस ऑन द वन साइड ऑफ द सेल टू द अदर सेल्स टू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द बोथ सेल्स, अटैचमेंट में और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज में ये हेल्प करता है। अब ये चीज़ें अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इम्यूनिटी का कहा था, तो ये 4th पॉइंट है कि ये इट हेल्प्स इनटू इम्यून एक्शंस, और दूसरा हमने रिसेप्टर्स का कहा था, तो यही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यही जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं, लूज कनेक्टेड कार्बोहाइड्रेट ऑन द आउटर सरफेस ग्लाइकोकैलिक्स है, इट एक्ट्स एज एन रिसेप्टर फॉर बाइंडिंग हार्मोन सच एज इंसुलिन, ठीक है, रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। तीसरी चीज़ हमने अटैचमेंट का कहा था कि ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ सम सेल्स अटैच टू द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ अदर सेल, ठीक है, थस अटैचिंग सेल्स टू वन अनदर, एक दूसरे सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो आखिरी हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज ये देती है आउटर सरफेस को, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल आए तो ये उसको सर्विस को नेगेटिव चार्ज देके उस पार्टिकल को रिपेल कर देती है। तो ये चीज़ थी ग्लाइकोकैलिक्स की। अब आगे जी साइटोप्लाज्म और इसको ऑर्गेनेलिस, इसको आप पढ़ लें एक नज़र। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबसे पहले। इसके अंदर एक चीज़ आप ये याद रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है कि an electron microscope shows that the spaces inside the endoplasmic reticulum is connected with the space between the two membrane surface of the nuclear membrane। एक ये चीज़ समझाने की, ये मैं आपको समझा देता हूँ, और बाकी जो है वो आप एक नज़र पढ़ लें, ठीक है। तो देखें जी, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये उसकी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो है ये सारा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसने यही बात ये लिखी हुई है कि जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कनेक्टेड है विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ हमारे पास देखिए फुल लाइन नहीं है, यहाँ गैप है, तो इससे भी जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाती हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप पढ़ लें कि रफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है मेनली, और बाकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। और यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन यहाँ आगे लिखा हुआ है। आप यहाँ आगे आ जाएँ पेज नंबर 23 के ऊपर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, इसको आप एक नज़र पढ़ लें, ठीक है। और ये फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है, और इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। इसके अंदर वही फॉर्मेशन ऑफ लिपिड जितनी भी है, ठीक है, जितनी फॉस्फोलिपिड्स हैं, जितनी कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास बनाती है। ओवरऑल जनरलाइज फंक्शंस देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ये जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है ये भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। और जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है सच एज ड्रग्स की, ये हमने एफएससी में भी पढ़ा था, ये सारी चीज़ें जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। अच्छा, और
अब इसके बाद आगे जाते हैं जी गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ का आपने क्या याद रखना है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी बॉडीज़ का आपने याद रखना कि ये 4 लेयर्स इसके अंदर मेनली पाई जाती हैं। ये पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो जहाँ पर याद रखिएगा गोल्जी बॉडीज़ में जहाँ जहाँ भी सिक्रीशंस ज़्यादा होंगी जैसे पेंक्रियाज है वहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा होंगी। गोल्जी बॉडीज़ किस में हेल्प करती हैं? पैकेजिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। और जैसे वो फिर जाके आगे वेजिकल्स बना देती हैं। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्जी बॉडीज़ का आगे लिखा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये देखें जी पेज नंबर 23 पर गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन लिखा हुआ है कि इट आल्सो सिंथेसाइज सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स। 2 कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया हुआ है, एक हाई एलुनोरिक एसिड और दूसरा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब इन 2 चीज़ों का जो हमारे पास गेग्स हैं, ग्लाइकोजमीन ग्लाइकेन्स, जो हम केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, को इन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हेट्रोपोलीसैकेराइड है। इनकी अपनी 4 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो एलुनोरिक एसिड है और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, ये 4 कौन सी चीज़ें करता है। तो सबसे पहली कि मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं ये दोनों, दैट सीक्रेट इन म्यूकस एंड अदर ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, एक चीज़। दूसरा आपने ये याद रखना है जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन ले लें, कार्टिलेज ले लें, जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो हमारे पास ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और तीसरा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में पाया जाता है, बोथ कार्टिलेज और बोन में। और आखिरी फंक्शन इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जितनी भी सेल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन है, वो भी यही दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास करते हैं। कौन कौन से? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाई एलुरोनिक एसिड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ गोल्जी अपरेटस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करती हैं? जो डाइजेस्ट कर देती हैं, इनगल्फ कर देती हैं जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देती है। अब ये लाइसोसोम तक चीज़ पहुंचती कैसे, ठीक है। इसको भी हम अगर देखें एक पैराग्राफ में, एक लाइन में अगर हम उसको देखें, सबसे पहले हमारे पास था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आई, रफ के बाद ये बना प्रोटीन बना, प्रोटीन के बाद यही चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बन गया जी पिन सॉफ्ट हो गया एज अ वेजिकल्स। ये फिर चला गया फॉर पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस के पास, और इसी गोल्जी अपरेटस ने प्रोसेस करके इसको इस वेजिकल्स को इस गोल्जी अपरेटस ने इसी वेजिकल को कम्पैक्ट फॉर्म में बना दिया, इससे एक सेकेंडरी वेजिकल बना, ठीक है। और फिर फाइनली ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो। कितनी ज़्यादा सिक्रीशंस इसके अंदर आ गई लाइसोसोम के अंदर। तो इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि इसका डायमीटर कितना होता है, 250 टू 750 नैनोमीटर इन डायमीटर ये होते हैं। और जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे पास आगे फेगोसाइटोसिस में, आगे जो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं जी कि पेरोक्सिसोम्स किस पर जाते हैं, ठीक है जी। ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं इसमें हमारे पास ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, जितने भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हैं उसको तोड़ देते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सेल्फ रेप्लिकेशन भी करते हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी हमारे पास पेरोक्सिसोम में होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बात लिखी हुई है कि ये बर्ड ऑफ होते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बडिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रादर देन फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। ये बात आपने याद रखनी है कि ये गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ नहीं होते। लाइसोसोम मैंने आपको जो वो एक रोड में बनाया था कि लाइसोसोम कहाँ से बर्ड ऑफ हो रहे थे, फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। लेकिन ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये डायरेक्टली बर्ड ऑफ होंगे फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी आपने इसको सच रीड दे देनी है।
अब आगे चलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स पे। जो गोल्जी अपरेटस हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वो इन्हीं सिक्रेटरी वेसिकल्स से बड ऑफ होती हैं, और जितनी भी प्रो एंजाइम की सिक्रीशन है वो भी इसी सिक्रेटरी वेसिकल्स से होती है। प्रो एंजाइम्स आर सिक्रेटेड लेटर थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपने एक नज़र देख लेनी है। इसके अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे जी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी एनर्जी बनती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप एक रीड दे दें इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने, अच्छा मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा, ये देखें मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ग्लोबुलर इन शेप होती हैं, ठीक है, और कुछ ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस भी होती हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया की आपके पास एक आउटर मेम्ब्रेन आएंगी, एक इनर आएगी, और फिर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, और आउटर मेम्ब्रेन पे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ग्लाइकोलिसिस, जो हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये देखें ATP है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव भी है। क्यों? इसके पास अपना DNA होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखनी है। अब इसके बाद जाते हैं जी साइटोस्केलेटन पर, कि साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है। साइटोस्केलेटन यहाँ लिखा हुआ है जी, नेटवर्क ऑफ फिब्रिलर प्रोटीन्स है। तीन चीज़ें, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, वही FSC वाली चीज़ें। मेन चीज़ ये कि माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको आपने T से याद रख लेना कि ट्यूबुलिन उसके अंदर पाया जाता है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स है उसके अंदर हमारे पास एक्टिन पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह इसी साइटोस्केलेटन में वो जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर वो जो डायनिन थे और काइनिन्स थे, जितनी भी मोटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। इसको आपने सच एक रीड दे देनी है। अब आगे चलते हैं जी न्यूक्लियस पर, कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है, जो सेल के फंक्शन को हमारे पास कंट्रोल करता है। और इसी के अंदर इसको आप एक रीड भी दे दें, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। कि जितने भी जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं सेल रिप्रोडक्शन को। उस जो जीन है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो कंट्रोल करता है सेल के रिप्रोडक्शन को। इसी के अंदर इस तरह इसके अंदर DNA वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो यहाँ जो बात लिखी हुई है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नज़र आई है, कि जो जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो हमारे पास हाईली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है इन इंटरफेज़, ठीक है। ये इंटरफेज़ वाली बात इसके अंदर लिखी हुई है। अब आगे आते हैं इसकी जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की किस तरह होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अच्छा, जो बात इसके अंदर याद रखने की है, ये आपने याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी एक आउटर साइड होती है और एक इनर साइड होती है। जो इसकी इनर साइड होती है उसको हम वो बहुत पेनिट्रेटेड होती है बाय सेवरल थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर है ये हमारे पास डायमीटर में होती है 9 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है। और इसी तरह ये जो इतना जो 9 नैनोमीटर जो इसका साइज़ है, इससे 44,000 वेट के जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। जो अंदर न्यूक्लियाई होता है उसके पास जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ RNA और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो फर्दर फिर आगे हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ सारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जितनी भी हमने ऑर्गेनेल्स थी, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में करेंगे।